मूवी की शुरुआत में हम नासा की एक टीम को मार्स पर देखते हैं जो कि मार्स पर किसी तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें 2035 का समय दिखाया जाता है। इस टीम का 31 दिन का मिशन होता है और मार्स पर अभी इनको 18 दिन हो चुके हैं। ये लोग काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। एक दिन इनको नासा की तरफ से तूफान की चेतावनी मिलती है। जब ये तूफान देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब ये देखकर उस टीम की कमांडर डिसाइड करती है कि वो इस मिशन को रद्द कर देंगे, जिसके बाद सभी मार्स साइंटिस्ट वापस अपने स्पेसशिप में आना स्टार्ट कर देते हैं। इस बीच तूफान और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा मलबा इनके एक साथी मार्स से टकरा जाता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है और उसके सभी फ्रेंड्स उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। और अब ये सभी लोग तूफान में ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि इनका जो स्पेसशिप है वो धीरे धीरे झुकता जा रहा था। इसलिए इन्हें जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये वापस पृथ्वी पर नहीं जा पाएंगे। इतनी तेज तूफान को देखकर ये मार्क को मरा हुआ समझकर वापस पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं। और वहीं पृथ्वी पर नासा के डायरेक्टर मीडिया को बताते हैं कि मार्स मिशन को तूफान के कारण रद्द करना पड़ा और इनके एक साइंटिस्ट जिनका नाम मार्क वोटनी है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हमें मार्स प्लेनेट को दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्क अभी भी जिंदा होता है। तूफान के कारण जो मलबा मार्क से टकराया था उसका एक टुकड़ा अभी भी मार्क के स्पेस सूट में घुसा रहता है, जिससे उसके सूट में ऑक्सीजन का लेवल बना रहा और इसी वजह से वो जिंदा बच पाया था। वो वापस अपने स्टेशन पर आता है और उस मलबे के टुकड़े को निकाल कर अपने जख्म पर टाँके लगाने लगता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और सारी बातें बताना चालू कर देता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो दूसरे साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो सारे कैलकुलेशन करके बताता है कि यहाँ पर नासा से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है और ये स्टेशन सिर्फ 31 दिन की ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है। इसके बाद वो मर जाएगा। यहाँ पर उसके लिए ना कोई पर्याप्त मात्रा में खाना होता है और ना ही पानी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। उसके पास अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची हुई थी और वो होता है मार्स का अगला मिशन, जो कि 4 साल बाद होने वाला है। मतलब उसको खुद को 4 साल तक जिंदा रखना होगा और वो सोचने लगता है कि वो खुद को 4 साल तक कैसे जिंदा रख सकता है। लेकिन मार्क यहाँ पर हार नहीं मानता। वो बोटनिस्ट होता है और बोटनिस्ट उन्हें कहा जाता है जो पेड़ पौधों के साइंटिस्ट होते हैं। तो वो मार्क प्लान बनाता है कि मंगल ग्रह पर वो खेती करेगा, जिससे कि 4 साल तक वो जिंदा रह सके। इसी तरह अब 31 दिन बीत चुके हैं और वो खेती करना स्टार्ट कर देता है। मार्क अपने ही वेस्ट मटेरियल की खाद बनाता है और आलू उगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। खेती करने के लिए उसे लगभग 40 लीटर पानी चाहिए होता है, जिसके बाद मार्क इसका भी जुगाड़ कर लेकर आता है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर उसे जलाकर कुछ फॉर्मूले के साथ पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक धमाका हो जाता है। लेकिन मार्क हार नहीं मानता और दोबारा पानी बनाने का ट्राई करता है और इस बार वो सफल हो जाता है। फिर हम पहली बार मार्स पर पौधे को उगते हुए देखते हैं, जिसे देखकर मार्क बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ धरती पर मार्क के बारे में किसी को पता नहीं होता, इसलिए उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। इसके बाद मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कूपर सैटेलाइट एक्सपर्ट मिंडी को कुछ ऑर्डिनेट्स भेजते हैं, जिन्हें देखकर इन लोगों को यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन इनके लिए अब परेशानी ये होती है कि ये लोग मीडिया और बाकी सबको क्या जवाब देंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बता दिया होता है कि मार्स की डेथ हो चुकी है। डायरेक्टर बोलते हैं कि इसके बारे में मार्क की टीम को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी 10 महीने बाकी है पृथ्वी पर आने के लिए और इस बात से वो स्पेस में काफ़ी परेशान हो जाएंगे, जिससे उनके स्पेस मिशन में काफ़ी परेशानी आ सकती है। विंसेंट कूपर बोलते हैं कि मार्क हमसे 5 करोड़ मील दूर है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते और हमें उसकी मदद करनी होगी। और इसके बाद डायरेक्टर मीडिया को बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और ये न्यूज़ आग की तरफ फैल जाती है। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं, जिसके मंगल ग्रह पर अब 70 दिन हो चुके हैं। वो मार्स के अगले मिशन एरिस 4 की लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर होता है। इसलिए वो दिन में रोवर की बैटरी को चार्ज करता है और रात में सफ़र करने की तैयारी करता है। इधर पृथ्वी पर सभी लोग उसे बचाने की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर हम दोबारा से मार्क को देखते हैं, जिसने फाइनली आलू उगा लिए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो एक डिवाइस को ढूंढने लगता है, जिसका नाम पाथफाइंडर होता है, जिससे वो कुछ मैसेज धरती पर भेज सकता था। जिसके बाद वो डिवाइस मार्क को मिल जाता है और वो उसे ठीक भी कर लेता है। धरती पर मार्क की इमेज देखकर विंसेंट कूपर को पता चल जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो फ्लाइट लेके कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं और 1997 की उसी पाथफाइंडर की टीम वाली टीम से मिलते हैं,
ताकि वो मार्क से कांटेक्ट कर सके और उससे बात कर सके। यहाँ पर फाइनली ये लोग पाथफाइंडर से वो मार्क से कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ या हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और इस मैसेज को पहुँचने में करीब 32 मिनट लगेंगे और इस तरह से इन्हें कई साल लग जाएंगे मार्क से बात करने में। इसका हल निकालने के लिए नासा वाले मार्क को एक सॉफ्टवेयर पेज भेजते हैं। इसके बाद मार्क उस सॉफ्टवेयर के को रोवर की मदद से जोड़ लेता है, जिससे वो नासा से मैसेज से बात कर सके और ये देखने पर नासा के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मार्क को पता चलता है कि उसके बारे में उसकी टीम को नहीं पता, तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इनको बहुत ही सुनाता है। इसके बाद नासा वाले उसकी टीम को बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और ये जानने के बाद टीम के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उस टीम की कमांडर बोलती है कि ये मेरी गलती है कि मैंने ही मार्क को वहाँ अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह अभी भी वहाँ पर है। इधर नासा की टीम एक स्पेसशिप बनाने की तैयारी कर रही होती है, जिससे वो मार्क को फूड की सप्लाई पहुँचा सके और जिससे वो 4 साल तक जिंदा रह सके। इसे बनाने में 6 महीने लगने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर के बोलने पर और जल्दी जल्दी काम करने पर इसे सिर्फ 3 महीने में ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है और आज स्पेसशिप का लॉन्च होता है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेसशिप रास्ते में ही ब्लास्ट होकर फट जाता है और इनका मिशन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क के स्टेशन में लीकेज हो जाती है, जिससे उसका स्टेशन भी उड़ जाता है। इससे उसके सारे आलू की फसल ख़राब हो जाती है, मतलब वो और आलू नहीं उगा सकता। तो मिशन फेल के बारे में पता चलता है तो वो और ज़्यादा टूट जाता है। वो बोलता है कि मैंने हर परेशानी का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि अब मैं कभी धरती पर वापस नहीं जा पाऊँगा। अगले सीन में हम चाइना का स्पेस रिसर्च सेंटर देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों को मार्क के बारे में पता चलता है, वो उनकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। असल में चाइना ने एक स्पेस बूस्टर बनाया था जो कि समय से पहले मार्क तक खाना पहुँचा सकता था और उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये लोग नासा को अपनी टेक्नोलॉजी दे देंगे और इसके बाद नासा का एक और साइंटिस्ट मार्क को बचाने का प्लान बनाता है, जिसका नाम रिच होता है। वो बताता है कि मार्क का क्रू, जिनके शिप का नाम हनीस होता है, हम उसकी स्पीड बढ़ाकर वापस मार्स पर भेज देंगे और मार्स पर बिना लैंड किए हुए ही मार्क को बचा लेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो मार्स पर लैंड ही नहीं करेंगे तो वो मार्क को बचाएंगे कैसे। फिर यहाँ विंसेंट बोलता है कि मंगल ग्रह पर एक और कैप्सूल है जिसकी मदद से मार्क मंगल ग्रह से निकल सकता है और उसके ऑर्बिट में पहुँच सकता है। लेकिन प्लान तो अच्छा होता है, लेकिन इससे टीम के मिशन में 500 दिन और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। और ये सुनने के बाद डायरेक्टर इस बात से मना कर देते हैं, क्योंकि वो मार्क की जान बचाने के लिए बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। और सारी बातें सुनने के बाद रिच बोलता है कि हमें ये फैसला उनकी टीम पर छोड़ देना चाहिए कि क्या वो मार्क की जान बचाना चाहेंगे या नहीं। इसके बाद सीक्रेटली रिच हनीस पर एक मैसेज भेज देता है कि वो मार्क को बचा सकते हैं। जब टीम के कमांडर को ये पता चलता है तो टीम के सभी लोग तैयार हो जाते हैं मार्क को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी उनका ही साथी होता है। इसके बाद ये लोग सक्सेसफुली चाइना का स्पेस बूस्टर लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि मार्क और उसकी टीम को फूड सप्लाई मिल सके। और अब दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं, जो कि काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि वह बहुत ही कम खाना खा रहा होता है ताकि वो लास्ट तक जिंदा रह सके। और अब वो एरिस 4 की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर वो दूसरा शिप है जिससे वो स्पेस में जा सकता था। वो दिन में अपने रोवर की बैटरी को चार्ज करता है और रात को आगे बढ़ता है और इसी तरह वह एरिस 4 तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है और यह प्रॉब्लम ये होती है कि जिस शिप से मार्क उड़ने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, जिसके कारण वो अपनी टीम तक नहीं पहुँच पाएगा और उसे हल्का बनाने के लिए उसे सारी चीज़ें बाहर निकालनी होगी। यहाँ तक कि उसका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सारी जो चेयर है और सारी विंडो और यहाँ तक कि ऊपर का पैनल भी मार्क को निकालना होगा, जिसकी जगह पर उसको एक हेप कैनवस से लगाकर उसके कवर करना होगा, जिससे ये शिप हल्का हो सके, जिससे मार्क आसानी से मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। लेकिन पैनल हटाने से बहुत खतरा बढ़ सकता था, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो मार्क को इनकी बात माननी पड़ती है। फिर मिशन स्टार्ट हो जाता है और ये मिशन पूरा अमेरिका देख रहा होता है। को उम्मीद होती है कि मार्क की जान बचा ली जाएगी, जिसके बाद मार्क उसी स्पेसशिप से उड़ान भरता है, लेकिन उसकी स्पीड उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए और दूसरी उसकी टीम के शिप की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसे देखकर कमांडर डिसाइड करती है कि वो शिप के पीछे के हिस्से को धमाके से उड़ा देंगे, जिससे उनके शिप की स्पीड धीमी हो जाएगी और वो मार्क को बचा पाएंगे। और फिर जैसे ही शिप के पीछे के हिस्से को धमाके से उड़ाते हैं, उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है
और यहाँ पर कमांडर खुद डिसाइड करती है कि वो शिप से बाहर जाएगी और मार्क को बचा कर लाएगी। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिसके बाद मार्क अपने सूट में छेद कर देता है, जिसके प्रेशर की वजह से वो आगे कमांडर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन कमांडर मार्क को रस्सी में लपेट लेती है और उसकी जान बचा लेती है। और जब ये बात नासा और सभी लोगों को पता चलती है कि मार्क को बचा लिया गया है तो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और ये नासा ने वो कर दिखाया था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इसके बाद मार्क वापस शिप में आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है, जिन्हें देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसने 500 से ज़्यादा दिन मंगल ग्रह पर अकेले ही बिता दिए होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा ही अपनी परेशानियों से लड़ता रहा, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क अब धरती पर आ चुका है और उसे सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है। वो सभी लोगों को गाइड करता है कि अगर कोई मार्स पर फंस जाए तो वो ज़िंदा कैसे रह सकता है। इसके बाद 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां उसके सभी टीम मेंबर अपनी अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं और टीवी पर हम एरिस 5 के मिशन को देखते हैं जो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।